नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत कर रहे हैं। हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी कर रहे थे, जिसमें मैंने अभी तक आप लोगों की 3 क्लासेस ले चुकी हूँ। आज जो है वो चौथी क्लास है। हम लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी कर रहे थे, जो कि यूनिट थर्ड है, जिसमें हमने जो कल वाला जो टॉपिक छोड़ा था वो था डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैंने आपको कंप्लीट बता दिया था, फिर भी इसके आज हम एग्जाम्पल करेंगे और एक बार मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। यूनिट थर्ड है स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? किसी भी मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट पार्टिकल्स की पोजीशंस को डिफाइन करने के लिए रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ही क्या कहलाएंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम। किसी भी मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट पार्टिकल्स की पोजीशंस को डिफाइन करने के लिए रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ही क्या कहलाते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका हमने एग्जांपल लिया था कि यदि किसी लाइन में हमें कोई डिफाइन करना है तो कितना कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायर होगी? 1। उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 1। यदि किसी प्लेन में चाहिए तो हम क्या बताते हैं? प्लेन की बात कर रहे हैं तो प्लेन में हमें x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होगी पोजीशंस को डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ कोऑर्डिनेट्स की, यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाती है? 2। और हम किसी स्पेस की बात करते हैं, 3D में बात करते हैं, तो 3D के अंदर हमें कितने कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर होते हैं? 3। कौन कौन से? x, y और z। 3 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर होंगे किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए। जब किसी भी एक एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम 3 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर है, तो यदि किसी मॉलिक्यूल्स में n एटम प्रेजेंट हैं तो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स कितने रिक्वायर हुए उस मॉलिक्यूल्स को? 3 एक एटम के लिए है और उस मॉलिक्यूल्स में कितने हैं? n एटम प्रेजेंट है। n एटम है, एक एटम के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर है, तो मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई? मॉलिक्यूल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई? 3n। अब ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम थी, टोटल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम थी 3n, ये किस किस कारण थी? देखो, अब ये 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम जो थी वो 3 काइनेटिक एनर्जीज के कारण थी। कौन कौन सी? ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। 3 थी ना डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आई थी, ये उस मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट 3 मोशंस के कारण थी। कौन कौन सी? ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल मोशंस और वाइब्रेशनल मोशंस। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होंगी। कौन कौन से? ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसके बाद रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब देखो, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा उस मॉलिक्यूल्स के ट्रांसलेशन मोशन के कारण क्रिएट होती है। किसी भी मॉलिक्यूल के ट्रांसलेशन मोशन के कारण जो
मोशन क्रिएट होता है उसको ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं। अब ये मोशन जो होता है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होता है। तो किसी भी मॉलिक्यूल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिफाइन करने के लिए हमें मिनिमम 3 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो ट्रांसलेशन मोशन के कारण होती है, और किसी भी मॉलिक्यूल के ट्रांसलेशन मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें उस मॉलिक्यूल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिफाइन करना पड़ता है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें हम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसके लिए कितने कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायर होगी? 3। कौन कौन से? एक्स, वाई और जेड। एक्स, वाई और जेड, ये 3 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है यहाँ पे? 3। तो रिमेनिंग कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम बचा? मैंने ये कहा कि ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 3 आ गया किसी मॉलिक्यूल का। अब टोटल कितनी थी? 3n। तो 3n में से 3 चले गए, वो कितने बचे? 3n माइनस 3। ये कौन कौन से डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे? रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। भाई 3n माइनस 3 क्या हो गए? टोटल बची डिग्री ऑफ फ्रीडम, रिमेनिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये, जिसमें रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब आता है कि मॉलिक्यूल जो है वो 2 तरीके के होते हैं, या तो लीनियर होंगे या नॉन लीनियर होंगे। तो हम बात करें जब मॉलिक्यूल लीनियर होता है या डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें, और जब मॉलिक्यूल नॉन लीनियर होता है। याद रखना, जब मॉलिक्यूल लीनियर या डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होती है, और जब नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होता है तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है। ये फिक्स है। जब मॉलिक्यूल जो है वो लीनियर या डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होंगी, और नॉन लीनियर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होंगी। अब कितनी बचेंगी? जब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें हम, तो ये भी कैसे होंगे? लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर में देखो आप 3n माइनस 3 बच रहा था, उसमें से 2 रोटेशनल निकल गई, तो रिमेनिंग क्या बचेंगी? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो वो कितने बचेंगी? 3n माइनस 3 हमारे पास टोटल थी रोटेशनल और वाइब्रेशनल, उसमें से 2 ये चली गई, तो कितनी बची? 3n माइनस 5। 3n माइनस 5 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम किसकी होती है? लीनियर मॉलिक्यूल्स की। नॉन लीनियर के लिए ये क्या बनेगा? 3n माइनस 3 तो था टोटल, जिसमें रोटेशनल और वाइब्रेशनल दोनों थे, और उसमें से 3 जो है वो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो कितने बचेगा ये? 3n माइनस 6। ये क्या बचेगा? नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ तक का पोर्शन हमने कल की क्लास में आप लोगों को करा दिया था। अब इससे रिलेटेड मैं 2-4 आपको एग्जांपल्स करा रही हूँ। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और वैसे भी आप एमएससी एंट्रेंस दोगे या बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स एग्जाम जिसमें केमिस्ट्री आती है, बहुत बार इनके डिग्री ऑफ फ्रीडम्स पूछ लिए जाते हैं आप लोगों से। सीधा सीधा क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल बेस में। जैम आईआईटी का एग्जाम दोगे उनमें भी डिग्री ऑफ फ्रीडम सीधा पूछ लिया जाता है न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में, कि इस मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ, या रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ। कई बार सीधा सा क्वेश्चन होता है, उनको पता है कि हो सकता है बच्चा ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम ही नहीं बता पाए, तो वो सीधा ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम भी पूछ लेता है। अब हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स कर रहे हैं।
डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो, मैं कुछ ऐसे लूंगी, एटम्स का भी लूंगी, उसके बाद मॉलिक्यूल्स भी दो तरीके के लूंगी, डाई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक में भी मैं लीनियर और नॉन लीनियर कराऊंगी। सबसे पहले हम एटम की निकालते हैं। एटम है आपके पास हीलियम, हीलियम गैस है, ठीक है। हीलियम गैस है तो एन की वैल्यू क्या है बेटा? 1। एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 1। उसके बाद टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये क्या होंगे? 3n। इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, वो कितने होंगे यहाँ पे? 3। भाई n की वैल्यू, हीलियम, n क्या है? नंबर ऑफ एटम्स। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ एटम्स। कितना है? 1। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास कितनी आ गई? 3। अब ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स थी, ये 3 थी। कौन कौन सी? ट्रांसलेशन, रोटेशनल और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, यही थी 3। यहां हम एग्जांपल्स कर रहे हैं। पहला एग्जांपल ले रही हूं मैं हीलियम का, ठीक है। n क्या थे? नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। अब यहां n की वैल्यू क्या है? 1। उसके बाद 3n, ये क्या थी? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, यही थी। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हीलियम के लिए कितनी होगी? 3। तो n की जगह 1 रखूंगी, कितना आएगा? 3। उसके बाद ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, और उसके बाद रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और उसके बाद वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये निकालना है हमें। सबसे फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं हीलियम का, ठीक है। n कितना है? 1। नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 1। तो 3n की वैल्यू क्या हो गई? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है हमारे? 3n। कितने हुए? 3। अब मैंने आपको बताया था कि ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? किसी भी मॉलिक्यूल हो, चाहे वो कैसा भी मॉलिक्यूल हो, लीनियर, नॉन लीनियर या मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, कितनी होती हैं ट्रांसलेशन में? 3, ठीक है। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, यदि मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक, लीनियर या मोनो एटॉमिक है तो ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कितनी होती है? 3, सॉरी 2। और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें हम, तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम यदि मॉलिक्यूल जो है वो लीनियर है या डाई एटॉमिक है तो कितनी आएंगी? 2। और पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो 3 आएंगी। अब यहाँ पे टोटल ही डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 थी, वो तीनों की तीनों ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो रोटेशनल और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएंगी इसकी? 0 0, ठीक है। चलो आगे। अब एग्जांपल है दूसरा, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल H2।
H2N2 डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल N की वैल्यू क्या है? 2। N की वैल्यू क्या है? 2। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3 इंटू में 2, N की जगह में 2 रखूं, कितनी हुई? 6। 6 में से 3 ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम है, क्योंकि मॉलिक्यूल चाहे कैसा भी हो, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा कितनी होती है? 3। ठीक है, अब 3 तो ये हो गई। अब आता है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में यदि मॉलिक्यूल लीनियर था या डाई एटॉमिक था, तब तो कितने थे? 2। और जब कौन सा था? नॉन लीनियर था, तब थी 3। अब हमारा मॉलिक्यूल कैसा है? डाई एटॉमिक, तो कितनी होगी रोटेशनल? 2। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 2। अब देखो 3 ये हो गई, 2 ये हो गई, कितने हुए? 5। 6 में से 5 गया, कितना बचा? या कहें कि लीनियर के लिए, लीनियर या डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए वाइब्रेशनल के 2 फॉर्मूले लिखे थे हमने। देखो, एक लिखा था 3n-5, किसके लिए लिखा था ये? लीनियर के लिए या डाई एटॉमिक के लिए। और नॉन लीनियर के लिए मैंने इसको लिखा था 3n-6। कौन सा फॉर्मूला फॉलो करूंगी मैं? 3n-5, क्योंकि मॉलिक्यूल मेरा कैसा है? डाई एटॉमिक। तो क्या आएगा? 3n-5 कितना आएगा? n की जगह मेरी वैल्यू क्या आएगी? n की जगह 2, तो ये क्या हुआ? 6 - 5 1। पॉलीएटॉमिक की बात करें, CO2 की बात लेंगे। CO2, पहले CO2 देख लो। CO2 कैसा होता है? लीनियर। ऐसा ही तो बनाते हो आप। तो CO2 होता कैसा है? लीनियर। पहली बात आपको ध्यान होना चाहिए कि ये कैसा मॉलिक्यूल है। कैसा है ये? लीनियर मॉलिक्यूल है। अब देखो कितने एटम्स हैं इसमें? 1 2 3। कितने एटम है? 3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। कितनी हुई? 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। अब देखो ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, मॉलिक्यूल चाहे कैसा भी हो, हमें तो कितनी ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है? 3। अब आते हैं रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। मॉलिक्यूल कैसा है? लीनियर। लीनियर हो चाहे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 2। तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी मैं? 3n-5 वाला। कितने हुए यहाँ पे? 9 - 5 कितना होगा? 4। देखो C2H4 मॉलिक्यूल कैसा होता है बेटा आपका? C2H2 सॉरी, C2H2 मॉलिक्यूल कैसा होता है? C ट्रिपल बॉन्ड C, H और H कैसा होता है? लीनियर। मॉलिक्यूल कैसा होता है? लीनियर। ठीक है, कितने एटम्स हैं यहाँ पे? 4 एटम। कितने एटम है? 4। क्या आएगा? 3 इंटू 4 कितना आया? 12। ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम फिक्स, चाहे मॉलिक्यूल कैसा भी हो, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा क्या होगा? फिक्स होगा। अब आते हैं रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। मॉलिक्यूल कैसा है? लीनियर। लीनियर है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 2। अब आते हैं वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? 3n-5 वाला। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल मेरा कैसा है? लीनियर। तो 3n-5 क्या हुआ? यहां मैं लगाया 12 - 5 7। अगला देखो H2O कैसा होता है मॉलिक्यूल?
H2O बैंड फॉर्म में होता है। बैंड का मतलब नॉन लीनियर, यही हुआ मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल है? नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि ये मॉलिक्यूल जो है वो लीनियर है या नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। H2O कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? 3। अब देखो 3 है तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। अब यहाँ पे चलो, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मॉलिक्यूल कैसा है हमारा? नॉन लीनियर। नॉन लीनियर है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3। जब 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आ गई तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी? 3n-6, नॉन लीनियर वाला। 3n-6 क्या आएगा? 9 - 6 इक्वल टू 3। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम के कुछ एग्जाम्पल थे। आप लोग भी इसी तरीके के कुछ एग्जाम्पल कीजिए, और यदि उनमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको वो आंसर सही नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं वो आपको करवा सकूं। उसके बाद अब आपके आता है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में मैंने आपको जब टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी बताया था मॉलिक्यूल्स में, तब बता चुकी थी। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करेंगे। जब मॉलिक्यूल्स को हम बहुत कम एनर्जी, लगभग 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी देते हैं, तो उनमें केवल और केवल रोटेशन एनर्जी लेवल्स, रोटेशनल ट्रांजिशंस होते हैं। जब रोटेशनल ट्रांजिशंस होंगे तो उस स्पेक्ट्रा को कहा जाता है रोटेशनल स्पेक्ट्रा, और इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को कहा जाता है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब मॉलिक्यूल्स को 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे तो केवल और केवल कौन से ट्रांजिशंस होंगे? रोटेशनल ट्रांजिशंस होंगे। कौन से ट्रांजिशंस होंगे? रोटेशनल ट्रांजिशंस होंगे। रोटेशनल ट्रांजिशंस होंगे तो इनसे जो स्पेक्ट्रा मिलता है उस स्पेक्ट्रा को हम क्या कहते हैं? रोटेशनल स्पेक्ट्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोटेशनल स्पेक्ट्रा। और इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्या कहा जाता है? रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखो इतनी एनर्जी, इतनी कम एनर्जी किसकी थी? कौन से रीजन में मिलती है ये हमें? माइक्रोवेव रीजन में। कौन से रीजन में मिलती है ये हमें? माइक्रोवेव रीजन में। इसलिए ये स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या कहलाएगी? माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या है? देखो अब आप रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी कर रहे हैं। जब हम किसी भी मॉलिक्यूल को बहुत कम एनर्जी, लगभग 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देते हैं, तो उस मॉलिक्यूल में केवल और केवल रोटेशनल ट्रांजिशंस पॉसिबल है। हायर रोटेशन, लोअर रोटेशनल एनर्जी लेवल से हायर रोटेशनल एनर्जी लेवल्स पे ट्रांजिशंस, या हायर से लोअर पे ट्रांजिशंस, दोनों ही पॉसिबल है। क्योंकि जब हम इसके लिए सिलेक्शन रूल लिखते हैं तो सिलेक्शन रूल आता है डेल जे इक्वल टू +-1, मीन्स एक हायर एनर्जी लेवल ऊपर भी प्रमोट हो सकता है और नीचे भी आ सकता है। ये जो स्पेक्ट्रा मिलता है
ये अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलेगा, और ये जो स्पेक्ट्रा मिलता है वो एमिशन स्पेक्ट्रा मिलता है। तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के लिए बेटा डेल जे की वैल्यू जो होती है वो माइनस होगी, क्योंकि आप डेल जे कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल आपका कैसा है, लोअर जे। मैं मान लो इस रोटेशनल एनर्जी लेवल्स को 1 कहूं और इसको 2 कहूं, ये j इक्वल टू 1 है और ये j इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो जब ये ट्रांजिशंस कहां से 2 से 1 वाले लेवल में आ रहा है, तो डेल j की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। देखो किस में आ रहा है, 2 से 1 में, तो फाइनल क्या है 1 माइनस 2, कैसा आएगा -1, ये आएगा। तो एमिशंस के लिए डेल जे की वैल्यू क्या आती है -1, और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के लिए डेल जे की वैल्यू कैसी आएगी, +1, क्योंकि इसके लिए कहाँ आ जा रहा है 1 से 2 में, मीन्स 2 माइनस 1, फाइनल माइनस इनिशियल। तो डेल जे क्या आएगा 2 माइनस 1, क्या आएगा प्लस का 1, ठीक है। ये सिलेक्शन रूल था इसके लिए। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में अब हम जो स्टडी करेंगे वो रिजिड रोटेटर की एनर्जी लेवल स्टडी करेंगे। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रिजिड रोटेटर, डाई एटॉमिक रिजिड रोटेटर स्टडी कर रहे हैं हम, उसकी एनर्जी निकालेंगे, उसमें किस तरीके के स्पेक्ट्रा मिलते हैं वो निकालेंगे, उसके लिए सिलेक्शन रूल निकालेंगे। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो रिजिड रोटेटर पढ़ेंगे। देखो रिजिड रोटेटर का मतलब है कि रोटेशन के दौरान उनकी बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं हो, उसको क्या कहा जाता है, रिजिड रोटेटर। कि जब उनमें रोटेशन हो तो उनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, उसको कहा जाता है रिजिड रोटेटर। तो कल की क्लास में हम इस रिजिड रोटेटर की क्या क्या निकालेंगे, एक तो एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके लिए ट्रांजिशंस के लिए एनर्जी निकालेंगे कि दो ट्रांजिशंस के लिए कितनी एनर्जी आती है, उसके लिए सिलेक्शन रूल पढ़ेंगे हम, और उस सिलेक्शन रूल को यूज करते हुए डेल ई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये सब हम रिजिड रोटेटर के लिए स्टडी करेंगे। थैंक यू।